नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीआई की। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आरटीआई कानून इस देश में इसलिए लागू किया गया कि नौकरशाही की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। सरकार और सरकारी कामकाजों की कार्यप्रणाली बेहतर बने। अरुणा राय और उनके साथियों ने 15 वर्षों तक संघर्ष किया है, तब जाके ये कानून लागू किया गया। अरुणा राय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व आईएएस हैं। अरुणा राय की एक नई बुक आरटीआई कैसे आई प्रकाशित हुई है, उसको ज़रूर पढ़ें। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात अजय दुबे से कराएंगे। अजय दुबे जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप उनको आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं, आरटीआई योद्धा बोल सकते हैं। उन्होंने कई घोटाले उजागर किए हैं आरटीआई के माध्यम से। उन्होंने खनिज खदानों पर बहुत काम किया है। उनकी याचिका पर कई खनिज खदानों को बंद किया गया। उन्होंने पर्यावरण पे भी बहुत काम किया है। वो अपने एनजीओ प्रयत्न के जरिए पर्यावरण पे बहुत काम करते हैं। उनकी याचिका पर वाइल्ड सेंचुरीज के बाहर का क्षेत्र को बफर जोन घोषित करना पड़ा। देश का बहुचर्चित मामला व्यापम घोटाला में भी अजय दुबे जी की काफ़ी प्रमुख भूमिका रही। अजय दुबे सिर्फ सूचना ही नहीं निकालते हैं आरटीआई के माध्यम से, वो उस सूचना के आधार पर अदालत भी जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आदमी संकल्पित है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। हमें जागरूक होना होगा। जो भी गलत हो रहा है या गलत होता प्रतीत हो रहा है, उसका विरोध करना होगा। हमें अच्छे नेता चुनने होंगे। हमें जाति पाति धर्म के आधार पर किसी भी नेता को अपने ऊपर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यही कारण है कि देश में जनता की बदहाली है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। हम जनता को सुधरना होगा। हम सुधरेंगे तो तंत्र भी सुधरेगा। आइए अजय दुबे जी से बात करते हैं और समझते हैं आरटीआई के बारे में। नमस्कार। नमस्कार दुबे साहब। जी नमस्कार। दुबे साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आरटीआई कानून क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें जनता के क्या अधिकार हैं और वो इससे कौन सी इन्फॉर्मेशन पा सकता है? देखिए, सूचना का अधिकार कानून बहुत सरल कानून है, छोटा सा कानून है, 30 धाराओं का कानून है। यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जानने का हक, जानने की स्वतंत्रता पर आधारित है। सरकार या सरकारी ढंग से चलने वाले संगठन, यदि वो निजी भी हैं लेकिन वो सरकार के धन से पोषित होते हैं या उनके द्वारा लीज पे ली गई ज़मीन पे चलते हैं, ये सब सूचना के अधिकार के दायरे में है। पुलिस थाना हो या राष्ट्रपति भवन हो, सब में लोक सूचना अधिकारी होना चाहिए। 30 दिन में इनको जानकारी देना अनिवार्य है। एक सादे कागज़ पे आवेदन लगा के जानकारी मांगी जा सकती है। केवल नाम और पता देना आवश्यक है। जानकारी क्यों मांग रहे हैं ये बताना ज़रूरी नहीं है। जानकारी का आशय यह है कि जानकारी जो जैसी दशा में उपलब्ध हो वो दी जाएगी। 30 दिन में जानकारी नहीं मिली तो प्रथम अपील उस कार्यालय का सीनियर ऑफिसर सुनवाई करेगा, उसको भी 30 दिन में निर्णय देना है। और यदि तब भी जानकारी नहीं मिली या अधूरी मिली तो सूचना आयोग हर राज्य में है, वो आपकी अपील का निराकरण करेगा। यदि कोई आवेदन नहीं लेता है तो शिकायत का माध्यम सीधे सूचना आयोग को कर सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून में 10 रुपये की फ़ीस है। गरीबी रेखा से वालों के लिए निःशुल्क है। प्रथम अपील का शुल्क 50 रुपये है, गरीबी रेखा वालों को निःशुल्क है। सेकंड अपील में 100 रुपये है, गरीबी रेखा वालों को निःशुल्क है। सूचना का अधिकार कानून में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यदि इन्फॉर्मेशन है तो वो मिल सकती है आपको। आप उसके माध्यम से सैंपल ले सकते हैं किसी भी कार्य का। आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं और इवन आप रिकॉर्ड का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
दुबे साहब, काफ़ी लोग ये कानून जानते नहीं हैं, और जो जानते भी हैं तो वो कहते हैं कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जवाब नहीं देते हैं, उनको टालते हैं या ऐसा जवाब देते हैं जिससे मामला टल जाता है कि ये प्रश्नात्मक क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करें जनता? देखिए, सूचना का अधिकार कानून बहुत सरल कानून है। सरकारी दस्तावेज की मांग सकते हैं, देख सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून में आपका प्रश्न वहाँ से निर्मित होता है जहाँ आपकी समस्या आती है। सड़क नहीं बन रही है तो कितना बजट है, बिजली के खंभे नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, बच्चों के जो मध्याह्न भोजन है, पोषण आहार है, या अधिकारियों की जो संपत्ति का विवरण है, ये सब पारदर्शिता में होता है। समस्या देखकर यदि आप विचलित हैं या आपको लगता है कि इसमें सरकार की भूमिका क्या है, तो प्रश्न यहीं से बनता है। जानकारी न देने की मानसिकता निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसका निराकरण सूचना आयोग में हो सकता है, लेकिन आम नागरिक यदि समस्या चिन्हित कर ले तो प्रश्न मुश्किल नहीं है, और यदि गंभीरता से उसको फॉलो करे तो जानकारी मिलती है। और ऐसे कई भारत में मामले देखे गए हैं कि शुरुआत में संघर्ष हुआ है लेकिन जानकारी उपलब्ध हुई है, और वो बाध्यकारी है उसका प्रकटन करना। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इरादा ये हो कि जनहित में हर कार्य हमारा पारदर्शी हो, तो निश्चित तौर पर अधिकारी और व्यवस्था झुकता है। ये जो लोक सूचना अधिकारी होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो फर्स्ट अपील में जाते हैं तो उसी का अधिकारी होता है, तो ये सब मिली जुली भगत रहती है और जनता उसमें परेशान होती है। 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तो इसका क्या उपाय है? देखिए, लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन में जानकारी देना अनिवार्य है। नहीं दे सकता, कारण बताए। यदि व्यक्ति दुखी है तो प्रथम अपील लगाए। प्रथम अपील 30 दिन में निराकरण होना चाहिए। यदि 30 दिन में प्रथम अपील का निराकरण नहीं हुआ है तो राज्य सूचना आयोग जाए। राज्य सूचना आयोग में आपको जाने के लिए केवल इतना देखना है कि उसने 30 दिन में निराकरण किया कि नहीं किया। आपको अंतहीन इंतज़ार नहीं करना है। इस एक्ट की खासियत है कि 30 दिन में यदि जानकारी नहीं दी या 30 दिन में अपील का निराकरण नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो जानकारी न देने के लिए तैयार हैं और आप अपील करने के लिए आप उपयुक्त, आपके पास समय है। तो अगर हम फर्स्ट अपील पे हम असंतुष्ट रहते हैं या जनता असंतुष्ट रहती है तो वो सेकेंड अपील में जाती है सूचना आयोग में। अगर सूचना आयोग भी उसके फेवर में डिसीज़न नहीं देता है तो वो कहाँ जा सकता है? देखिए, सूचना आयोग के जो फैसले हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट फाइल होती है, अपील नहीं होती है। तो हाई कोर्ट में एक अच्छे वकील से रिट फाइल करके प्रकरण को उच्च न्यायालय में लड़ा जा सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। व्यक्ति संकल्पित हो और इस बात के लिए दृढ़ हो कि जानकारी का प्रकटन आवश्यक है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी। दुबे साहब, कुछ और भी धारणाएं हैं लोगों की। लोग कहते हैं ब्लैकमेलिंग करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई लगा के कुछ पैसा उगाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय दंड संहिता में ब्लैकमेलिंग कोई शब्द ही नहीं है। कहीं न कहीं ये ज़रूर हमने देखा है कि एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि ब्लैकमेलिंग में पहला पक्ष तो ये आता है कि यदि कोई प्रताड़ित हुआ है तो उसको पुलिस में जाना चाहिए, एफआईआर कराना चाहिए। लेकिन आरटीआई के उपयोग करने पर पुलिस में शिकायतें हमने न के बराबर देखी हैं। यदि कोई व्यक्ति पारदर्शिता से काम कर रहा है और वैधानिक तरीके से कर रहा है तो उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कहीं यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पर उसी उजागर होने से लोग डरते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहा है। यदि काम साफ सुथरा है, यदि कोई उसने गड़बड़ी नहीं करी है तो फिर आरटीआई का कोई भी जवाब उसका नुकसान नहीं कर सकता। यदि कोई गड़बड़ करता है और आरटीआई के तहत उसको दुरुपयोग करके ब्लैकमेल करता है तो निश्चित तौर पर उसको पुलिस में जाना चाहिए, सूचना आयोग में जाना चाहिए और मीडिया में जाना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया के बहुत सारे फोरम हैं, वो अपनी पीड़ा व्यथा निश्चित तौर पर बता सकता है कि मुझे ये व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है और इस मुद्दे पे कर रहा है, ये जानकारी है।
तो निश्चित तौर पर यदि ब्लैकमेलिंग वालों को सार्वजनिक तौर पर यदि आप उजागर करेंगे तो यह जो बुराई है वो समाप्त होगी। तो साहब ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी आरटीआई के दायरे में आती हैं क्या? देखिए, आरटीआई एक्ट में दो लोग आते हैं, एक तो सरकार के कार्यालय और दूसरा जो सरकारी अनुदान से स्कूल या कॉलेज या ट्रस्ट चलते हैं, हॉस्पिटल। सरकारी रियायत पर यदि ज़मीन ली है और उस पर स्कूल कॉलेज ट्रस्ट बना है तो वो आरटीआई के दायरे में आता है। यदि उसे सरकार से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पोषित नहीं है धन से तो वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज़ हैं, ये भी क्या आरटीआई के दायरे में आती हैं? ये प्राइवेट बैंक आरटीआई के दायरे में नहीं है, निजी समूह नहीं आते हैं, लेकिन इनके जो रेगुलेटर होते हैं आरबीआई या इनको जो कंट्रोल करते हैं, इन पे मॉनिटरिंग करते हैं, वो तो आरटीआई में आते हैं। तो यदि निजी बैंक के संबंध में कोई भी जानकारी हो तो वो इनके आरबीआई के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में कि ये जो सहकारी बैंक हैं, जो बैंकिंग करते हैं, वो इसके दायरे में हैं क्या? देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और सूचना आयोग के जजमेंट्स ये हैं कि वो सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, इसलिए आरटीआई के दायरे में नहीं है। यह दुखद है और इस पर कानूनी बहस चल रही है कि सहकारी सोसाइटी, सहकारी बैंक भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, वर्तमान में तो नहीं है। एक सवाल दुबे साहब कि आप व्यापम घोटाले को उजागर करने में आपकी भूमिका रही है और आप खनिज मामलों में भी काफ़ी मामले उठाते हैं, तो व्यापम के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे आपने वो उजागर किया? देखिए, व्यापम घोटाला दो तरह का घोटाला था कि एक उसमें नौकरी लगवाने का गड़बड़ी थी, एक उसमें मेडिकल कॉलेज, लॉ की यूनिवर्सिटी और उच्च स्तर पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे उसमें एडमिशन का था। दोनों घोटालों में सीबीआई जांच हुई, 225 एफआईआर हुई, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में जो मास्टरमाइंड, जो इस पूरे गिरोह को संचालित करते थे, वो इसके कानून के कब्जे में नहीं आए। जिन्होंने पैसा देके गलत करने वालों से सीट खरीदी, नौकरी ली, वो जरूर कानून के गठगरे में दलाल इसके तहत जेल गए हैं, लेकिन यह अव्यवस्था अभी तक रुकी नहीं है। हाल में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिर व्यापम जैसा घोटाला हुआ, पास फेल का कारोबार उजागर हुआ। निश्चित तौर पर इसको रोकथाम करने के लिए सरकार को और कठोर कदम उठाने चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये भी कड़वा सच है कि जनता व्यापम घोटाले के उजागर होने से इसको कोई जनता को फ़र्क नहीं पड़ा और जो घोटालेबाज, जो प्रभावशाली लोग थे, वो सत्ता में बरकरार हैं। आरटीआई का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को यह स्पष्ट मानना चाहिए कि ये उसका संवैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है। जिस तरह विधायक प्रश्न करता है, जिस तरह सांसद प्रश्न करता है, उसी तरह आम नागरिक भी प्रश्न करता है। यदि आम नागरिक वोट देता है तो प्रश्न करने का अधिकार है। हर कानून के विरोध में, समर्थन में लोग रहते हैं। व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है कि वह कोई गलत नहीं कर रहा तो आरटीआई का उपयोग दबंगई से करे, और हर अच्छे कानून का विरोध होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश में बहुत सारा परिवर्तन आरटीआई कानून लाया है। हर व्यक्ति एक सांसद और विधायक की भांति अपनी कार्य को कर सकता है। दुबे साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ज़रूर जनता के काम आएगी और वो आरटीआई का ज़रूर उपयोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे साहब। जी, धन्यवाद आपका, आपने आरटीआई के लिए समय दिया और निश्चित तौर पर यह सिलसिला चलता रहे। जनता संघर्ष करेगी, नई पीढ़ी जो पढ़ती लिखती हुई ग्लोबल वर्ल्ड में आ रही है तो उसको आरटीआई बेहतर लगेगा, सरल लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।